हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में 6 चैप्टर है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हिंदी में बोलते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। चूँकि इस चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन पर बेस्ड होने वाला ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमको तीन टॉपिक को पढ़ने होंगे। सबसे पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और तीसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पे छोटा छोटा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इन तीनों के बारे में, उसके बाद PYQs पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, यानी कि प्रत्येक चैप्टर से जो आने वाले हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस इतना ही इस क्लास का टारगेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग लेकर चलेंगे उनके पीछे जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो उस सवाल को लगाने के लिए जो इंट्रोडक्शन हेल्प करेगा, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल को टच करेंगे, सवाल को फिर लगाएंगे। तो 3 टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, राशियों में परिवर्तन की दर, दूसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, और तीसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और एक बात आप सभी को बता देते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूले यूज़ होंगे, जिनमें जैसे हमारा शंकु होता है, कोन सिलेंडर होता है यानी कि बेलन होता है, गोला स्फेयर होगा और वृत्त होगा। तो इन सब के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इन सब सारी चीज़ों के बारे में भी बात होगी। तो इनके फार्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे आपको याद होगा क्योंकि क्लास 9-10 के लेवल पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी, तो आपको ये सारे फार्मूले कम से कम याद तो होंगे ही। तो चलिए एक एक करके जो है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। क्योंकि ये चैप्टर डिफ्रेंशिएशन पर बेस्ड है, तो अपनी बात को डिफ्रेंशिएशन से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राशियों में परिवर्तन की दर। छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा सबका, उसके बाद क्वेश्चन पे ही सीधा आते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, सिर्फ पहले वाले को पढ़े रहने देंगे। और पहले वाले का नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि राशियों में परिवर्तन की दर, यानी कि कोई भी जो क्वांटिटी है वो किस प्रकार से बदल रही है, उसके बदलने की गति क्या है, उसके बदलने का रेट क्या है, दर क्या है। जैसे हर एक चीज़ कहीं ना कहीं समय के अनुसार बदल रही होती है, तो यहाँ पे हम लोग किसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्वांटिटी, जैसे रेडियस जो होता है, रेडियस बढ़ता रहता है या घटेगा या तो बढ़ेगा समय के सापेक्ष, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर वॉल्यूम हो गया किसी भी चीज़ का, जैसे अगर गुब्बारा है, अगर गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ेगा जिसका मतलब उसकी रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जैसे वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, रेडियस में परिवर्तन हो रहा है, या फिर मान लीजिए हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, तो किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होता है ना। जैसे अब यहाँ पे बात को शुरू करते हैं, जैसे मान लो अभी हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखते हैं dy में क्या लिखते हैं, dx। तो आपको पता है कि dy/dx का मतलब क्या होता है। तो dy/dx का मतलब होता है कि y फलन है, यानी कि y एक फंक्शन है, फंक्शन y में x के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है। तो dy/dx का क्या मतलब है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, dy/dx। तो किस में परिवर्तन हो रहा है, y में परिवर्तन हो रहा है। किसके परिवर्तन होने से हो रहा है, तो x के परिवर्तन होने से y में परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन की रेट क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। या मान लीजिए कहीं पे भी लिखा हो ऐसे, अगर कहीं पे लिखा हो dp/dt और p जो है, मान लेते हैं कि p पेरीमीटर है यानी कि परिमाप है, और t जो है वो टाइम है। तो इसका मतलब क्या निकल गया, dp/dt का क्या मतलब है। तो dp/dt का मतलब है कि p में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, p में t के सापेक्ष, इसका मतलब आप समझें dp/dt का मतलब क्या, p में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब p क्या है, पेरीमीटर है यानी कि परिमाप है,
इसका मतलब परिमाप में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसका यह मतलब हुआ। मान लेते हैं कहीं पे लिखा हो dv अपान में dt, तो dv अपान में dt का मतलब, और वहाँ पे जो v है वो वॉल्यूम को दिखा रहा है, यानी कि आयतन को दिखा रहा है, किसी बेलन के आयतन को। मान लेते हैं कि बेलन का आयतन है, एक सिलेंडर का आयतन है, और t जो है वो टाइम है, समय है। तो इसका मतलब है कि dv अपान में dt का मतलब क्या, सबसे पहले यहाँ पे ये समझेंगे, परिवर्तन v में हो रहा है, किसके सापेक्ष होगा, जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसके सापेक्ष होता है। जैसे y में कोई फंक्शन है, जैसे हम कहते हैं कि y का डिफ्रेंशिएशन करो, y को डिफ्रेंशिएट करो x के सापेक्ष, तो सब लोग लिखते हो dy y में क्या dx। तो जिसके सापेक्ष परिवर्तन या जिसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन किया गया है वो चीज़ कहाँ आती है, नीचे आती है। तो y का डिफ्रेंशिएशन करिए x के सापेक्ष, तो आप लोग लिखते हैं dy बाई dx। लेकिन अगर लिखता कि y को डिफ्रेंशिएट करिए t के सापेक्ष, तो आप लिखते dy बाई dt। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि dy बाई dx का मतलब ही यही है कि y में परिवर्तन हो रहा है। y में क्या हो रहा है, y में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में वो देगा कि किसी वृत्त के त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसकी त्रिज्या समय के सापेक्ष या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। तो यहाँ पे परिवर्तन का मतलब होगा या फिर बढ़ना या फिर क्या, घटना। तो जहाँ पे भी परिवर्तन शब्द आएगा तो आपको वहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, किसके सापेक्ष हो रहा है और किस में हो रहा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, उस लाइन को देखते हुए, जैसे मान लीजिए समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या में, त्रिज्या अगर r है तो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब dr ऊपर आ जाएगा, और समय के सापेक्ष होगा तो नीचे क्या आएगा, dt आएगा। बस यही आपको पहचानना है। और साथ ही साथ कुछ जो हमारे, जैसे हम फिजिक्स में मात्रक यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं, तो यहाँ वहाँ पे भी यूनिट के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे भी लिखा है मीटर प्रति सेकंड, तो प्रति मतलब अपान होता है ना, मीटर अपान सेकंड, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि सेकंड यानी कि समय के सापेक्ष परिवर्तन हुआ है, किसमें, मीटर क्या है, कोई लेंथ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, आपको समझनी है। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये dv अपान dt का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि v में परिवर्तन की दर, v में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष। अब v क्या है, तो v वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम में परिवर्तन की दर, वॉल्यूम में परिवर्तन, इसका मतलब वॉल्यूम में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष हुआ भैया, समय के सापेक्ष हुआ, तो आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ अपने सवाल में समझने की ज़रूरत है। सवाल में आपको ये वाली लाइन नहीं लिखी होगी, आपको इसको खुद लिखना है। और अब तक के सवालों में कहीं ना कहीं आप इसको लिखते थे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सवाल आपको मिलेंगे, उसी सवाल में आपको पहचानना पड़ेगा। लाइन लिखी होगी, जैसे लाइन लिखी होगी क्या, ऐसे लिखा होगा कि त्रिज्या में 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। यानी कि इसको ऐसे या ऐसे लिखा होगा कि किसी बेलन की त्रिज्या में 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, कि दर से वृद्धि हो रही है, किसी बेलन की त्रिज्या में 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। तो आपको समझना पड़ेगा किस में वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में हो रही है। त्रिज्या को क्या मानेंगे, r मान लेंगे। तो त्रिज्या में जिसमें वृद्धि होगी उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर, तो dr के साथ ऊपर हो गया। किसके सापेक्ष हो रहा है, ये चीज़ नहीं दी है, तो आप इस मात्रक से पहचानेंगे। 2 मीटर प्रति सेकंड का मतलब होगा प्रति नीचे है, इसका मतलब समय के सापेक्ष यहाँ पे परिवर्तन होगा, तो इसका मतलब dr बाई dt दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में, इस पहले वाले टॉपिक में समझना है, जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में इस यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, इस एग्जाम्पल के जैसे सारे क्वेश्चन आप
मतलब देखेंगे तो आपको वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ असल में वो कह रहा है। तो यहाँ मात्रक जो होगा यानी कि जो यूनिट लगी होगी उसकी सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है और ज़्यादातर उसी में पूछता भी है, अगर नहीं दिया तो इसका मतलब उसी में पूछा है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। तो चलिए इन सारी चीज़ों को जो है, या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा हो, मान लीजिए ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हो कि किसी बेलन के आयतन में 4 मीटर क्यूब प्रति सेकंड, भाई वॉल्यूम क्यूब में लिखा जाता है इसलिए मीटर क्यूब लिखा गया, 4 मीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आयतन परिवर्तित हो रहा है, पर किसके सापेक्ष हो रहा है ये चीज़ नहीं दिया गया है। लेकिन इस मात्रक को देख के आपको पता लगाना पड़ेगा किसके सापेक्ष हो रहा है। तो मात्रक में नीचे सेकंड है तो इसका मतलब सेकंड के सापेक्ष हो रहा है, यानी कि सेकंड यानी कि समय के सापेक्ष हो रहा है। किस में हो रहा है? वॉल्यूम में हो रहा है। तो अगर बेलन की आयतन को हम लोग भी मानेंगे तो परिवर्तन भी में हो रहा है, तो जिसमें परिवर्तन होता है उसको ऊपर लिखते हैं और अपान में जिसके सापेक्ष हो रहा है समय के सापेक्ष है, इसलिए यहाँ पे देखिए ये अपान में लिखा था ना सेकंड, तो यहाँ से पता चल रहा है कि अपान में टी आएगा यानी कि समय नीचे जाएगा। तो इसका मतलब dv/dt दिया था और वो कितना दिया है? 4 दिया है। बस एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कमी होगी तो माइनस करना है और अगर वृद्धि होगी तो प्लस करना है। तो इन सारी सभी बातों के साथ आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से इस छोटे से टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। बस आपको एक बात पकड़ के रखनी है कि dy/dx का मतलब क्या है कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन हुआ है, यानी कि y जो परिवर्तित हुआ है वो x के बदलने से हुआ है, x के सापेक्ष हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को और बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है जो कि बेस्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर, जिसमें कहा गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि यानी कि जब इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 है, 5 इकाई है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है। जब इसकी त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख दे देंगे जब इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो किस में परिवर्तन पूछ रहा है? किसके चेंजेस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है? तो वो एरिया के रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो सबसे पहले आपको इस सवाल में ये सीखना है जिसमें परिवर्तन की दर कहेगा उसके फार्मूले करेंगे और उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी उसके फार्मूले को लिखेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको ही यानी कि उसका ही अवकलज प्राप्त करेंगे। अब किसके सापेक्ष कर रहा है? त्रिज्या के सापेक्ष कर रहा है। तो त्रिज्या को भी कुछ मान लेंगे। जब इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो भाई जब त्रिज्या 5 है तो उसमें परिवर्तन कितना होगा, किस रेट से परिवर्तन होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। जब रेडियस कितनी है? 5 है। तो रेडियस 5 तो बाद में हुई ना, तो रेडियस पहले कुछ रही होगी। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है और उसका जो क्षेत्रफल है वो a, और क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये समझना है आपको। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपसे पूछा क्या है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो जिसमें परिवर्तन की दर पूछेगा उसको ऊपर करेंगे और जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा उसको नीचे करेंगे। तो किस में परिवर्तन चाहिए? क्षेत्रफल में चाहिए। किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष चाहिए? इसकी त्रिज्या के सापेक्ष चाहिए। तो ये दो बातें यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो कि इसमें लिखा है कि जब त्रिज्या 5 है, तो जब त्रिज्या 5 है तब कितना परिवर्तन हुआ है, ये वो कह रहा है। तो त्रिज्या पहले क्या थी? यहाँ पे लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या, यानी कि लेट बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि त्रिज्या को हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस। तो मान लेंगे कि रेडियस r है। माना कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r सेंटीमीटर है। तो जब वृत्त की त्रिज्या यानी कि स्टार्टिंग में त्रिज्या r थी तो स्टार्टिंग में क्षेत्रफल भी, भाई अगर किसी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वो पहले कुछ रहा होगा ना, तभी तो परिवर्तित हो रहा है। तो समझिए सवाल को। तो इसमें बोला है कि परिवर्तन
कितना हुआ होगा, किस रेट से हुआ होगा जब त्रिज्या 5 रही होगी। तो पहले मान लेते हैं रेडियस r थी, तो क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मान लो क्षेत्रफल a है, एरिया से दिखाते हैं a से, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ये क्षेत्रफल रहा होगा उस टाइम पे। अब यहाँ से हमें चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी ए अपान में किसके सापेक्ष चाहिए, रेडियस के सापेक्ष चाहिए, तो डी ए अपान में डी आर हमको चाहिए। यही चीज़ हमसे वो पूछ रहा भैया, एरिया में परिवर्तन की दर बताओ जब रेडियस कितनी है, यहाँ पे लिख देंगे जब आर का मान कितना है 5 है। तो जब आर 5 है तो रेडियस में कितना परिवर्तन होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए यहाँ से फंक्शन हमारा यही है, फंक्शन ए है और ये है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पाई कांस्टेंट है और फंक्शन हमारा आर में है, तो ए को आप एफ आर लिख सकते हो, एफ आर है पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करिए तो एफ डैश आर किसके बराबर होगा, यानी कि आर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, आर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यह एक काम करिए, एफ आर ना लिखिए, सीधा ये ए ही रहने दीजिए। तो हमको चाहिए डी ए अपान में क्या चाहिए भाई, या डी आर चाहिए, तो डी ए। अब यहाँ पे करिए तो डी बाई डी आर, आप जा रहे भाई जैसे यहाँ पे कोई चीज़ वाई होती है तो वाई बराबर जब लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो, डी वाई बाई डी एक्स। तो वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं, ए के बराबर है तो डी ए अपान डी आर, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी आर होता है। जैसे यहाँ पे मान लो लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो तुम लोग यहाँ पे लिखते हो डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हो वही तो नीचे आता है, तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर नीचे आएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो डी ए अपान में डी आर बराबर, पाई कांस्टेंट बाहर हो गया, डी अपान डी आर करना है आर स्क्वायर का। तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ए अपान में, सब सारी चीज़ों को मिला देते हैं, डी ए अपान डी आर बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर का कितना होगा 2r हो जाएगा। तो डी ए अपान में डी आर बराबर पाई इंटू आर का मान कितना रख देंगे 5, तो आर का मान 5 रख देंगे, 2 गुणे 5 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10 पाई। तो 10 पाई, अच्छा इसके यूनिट को भी लिखना है, तो 10 पाई किस में परिवर्तन पूछा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में लिखा जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति रेडियस क्या है सेंटीमीटर। अब यहाँ पे काट मत देना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ कटने वाला नहीं है। तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से इसके एरिया में परिवर्तन होगा, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो इस सवाल में क्या आपको फोकस करना था, किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, आपको यही ध्यान में रखना था। तो परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा था, तो परिवर्तन हो रहा है आर के सापेक्ष, मतलब परिवर्तन आर के सापेक्ष चाहिए, हो नहीं रहा, परिवर्तन आर के सापेक्ष चाहिए, और किस में चाहिए, एरिया में चाहिए। तो यानी कि अगर हम एरिया को ए मानेंगे तो डी ए आर के सापेक्ष करना है, तो डी आर हमको निकालना है। तो जिसमें परिवर्तन चाहिए उसको, यानी कि जिसमें परिवर्तन की दर पूछ रहा होगा, आप उसके फार्मूले को लगाकर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल छोटा सा। और अब हम लोग बढ़ते हैं इसी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर बेस्ड दूसरे क्वेश्चन पे। इतना आप लोग क्या करिए, नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। और इसमें हमसे कहा गया कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी कि एक क्यूब है, उसके वॉल्यूम में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक घन के आयतन में 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो हमसे पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस दर से, यानी कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस रेट से इंक्रीज होगा, किस दर से बढ़ेगा, कि जब मतलब किस दर से बढ़ेगा जब उसके किनारे की लंबाई कितनी हो जाए, 12 सेंटीमीटर हो जाए। यानी कि जो किनारे की लंबाई होती है, अब आप जानते हैं कि किनारा यानी कि जो वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, उसके किनारे की लंबाई जब 12 सेंटीमीटर होगी तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ेगा, ये हमसे पूछा है। एक बार फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन को समझा देते हैं। इसमें दिया है कि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो अब आप यहाँ पे पहचानिए, सेंटीमीटर क्यूब है और प्रति सेकंड है, यानी कि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है किसमें, वॉल्यूम में। तो अगर घन का जो आयतन है वो v है, आयतन क्या है, v है, तो इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है dv अपान में dt दिया गया है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है।
अभी, और हमने आपको बताया है कि जब भी किसी भी चीज़ में परिवर्तन होगा तो उसको किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस सवाल को देखने के बाद लग रहा है कि वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को पूछ रहा है, तो किसके सापेक्ष ये पूछेगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर कुछ ना दिया हो कि इसके सापेक्ष ज्ञात करो, तो एक क्वांटिटी जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी अगली वाली भी उसी के रिस्पेक्ट में चेंज होने वाली है। तो इसका मतलब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस जो एरिया है, उसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि समय के सापेक्ष ही परिवर्तन की दर आपको बतानी है। और कब बतानी है, जब उसकी कोर की जो लंबाई हो 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना घन की प्रत्येक कोर की लंबाई, प्रत्येक कोर मतलब एज मतलब किनारा, की लंबाई x सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में दिया है ना, तथा उसका जो वॉल्यूम है यानी कि जो आयतन है, आयतन भी है। अब बताइए घन का आयतन क्या होता है। भाई फार्मूला लगाना पड़ेगा ना, घन का आयतन, जो चीज़ दिया गया होगा उसका फार्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम दिया गया तो वॉल्यूम का फार्मूला यानी कि घन का आयतन v बराबर क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना, यानी कि साइड हमारा x है तो x का क्यूब, साइड मतलब कोर, तो v, तो उसका आयतन v है। अब देखिए क्या दिया गया हमें दिया गया है आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। इसका मतलब हमें दिया गया है dv अपान में क्या दिया गया है, dt दिया गया है। तो dv अपान में dt किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड के क्या है, ये बराबर है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, अगर किसी भी चीज़ के परिवर्तन की दर दी गई है तो उसका एक तरफ फार्मूला लिखिए और जो वैल्यू दी गई है एक तरफ वो लिखिए। तो यहाँ पे परिवर्तन की दर किसकी दी गई है, वॉल्यूम की दी गई है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन का जो आयतन होता है वो होता है हमारा क्या, v। घन का आयतन v बराबर हो जाएगा हमारा क्या, जो साइड है उसका क्यूब, तो साइड x है तो x का क्यूब। यहाँ पे इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिए क्योंकि dv अपान dt दिया गया है और हमें उसी के सापेक्ष वहाँ पे परिवर्तन भी चाहिए समय के सापेक्ष। तो dv अपान में dt बराबर यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या होगा, dv अपान में dt बराबर d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। सॉल्व करिए इसको, dv बाई डी टी दिया गया है, कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, बराबर d बाई डी टी एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई में क्या dt। अब यहाँ से बताइए जो dx बाई डी टी होगा वो किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा 8/3x का स्क्वायर। हमेशा आपको ये काम करना है जिसमें परिवर्तन की दर दी गई है, जिसमें परिवर्तन की दर दी गई है उसका फार्मूला लगाइए, उसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करेंगे जब उसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो जिसके सापेक्ष उसमें परिवर्तन हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में करना है। इतना काम आप हमेशा करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम में परिवर्तन की दर दिया गया है, हाँ यहाँ पे दिया गया है, वॉल्यूम को v माना, फार्मूला लिखा, एक तरफ डिफरेंशिएट किया और dv अपान dt का मतलब ये चीज़ क्या है, dv अपान dt ही है, उसकी वैल्यू दी गई है, दिया गया है ना। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज़ मिलेगी, हमेशा मिलेगी। तो dv अपान dt की जगह पे हमने 8 रख दिया और dx अपान dt यहाँ से निकला हुआ है, अभी आगे उसका यूज होने वाला है। अब देखिए किसमें परिवर्तन की दर पूछा है, तो हमसे उसके क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दो काम करेंगे, एक जो दिया गया है उसका फार्मूला, उसका डिफरेंशिएशन, दूसरा जिसमें पूछा है उसका फार्मूला लिखो और उसको डिफरेंशिएट करो। किसके सापेक्ष करेंगे, जिसके सापेक्ष में ऊपर परिवर्तन की दर दिया गया, तो समय के सापेक्ष दिया गया तो समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, मान लो इसको हम लोग दिखाते हैं यस से, और यस बराबर होता है फार्मूला क्या, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अरे भाई एल बी बी एच एच एल होता है ना, तो एल बी एल और बी सब यक्स हैं, क्योंकि घन की सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इंटू 2 भी होता है ना बाहर, 2 एल बी एच एल, मतलब ये होता है फार्मूला। तो कुल मिला क्या आता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है यक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्यों करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें टी में हो रही है, समय के सापेक्ष हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ से आ जाएगा डी एस और अपान में क्या डी टी बराबर कितना बन जाएगा ये 12 यक्स, और उसके बाद डी यक्स और अपान में क्या डी टी। क्यों, क्योंकि फंक्शन टी में नहीं है। आप सभी को पता है कि जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स ले आते हैं। इसी प्रकार से p को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dp बाई डी एक्स ले आएंगे, t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई डी एक्स ले आएंगे। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर फंक्शन उस वेरिएबल में नहीं है तो कुछ इस प्रकार के काम यहाँ पे करते हैं। वैसे यक्स फंक्शन तो हमारा यक्स में है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डी एक्स बाई डी टी जरूर आएगा, जिससे वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आता है। यानी कि जिस फलन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो ऊपर डी के साथ, जिसके सापेक्ष कर रहे हो वो नीचे आएगा हमेशा। ऐसा कब होगा, जब जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाएगा फंक्शन हमारा उस वेरिएबल में नहीं होगा। जैसे y का x के सापेक्ष जब करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन तो कर रहे हैं x के सापेक्ष, लेकिन फंक्शन है y, तो अलग से आएगा क्या d, और किसका फलन है y का, तो dy अपान में डी यक्स, यक्स क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। इसी प्रकार से फलन है x का तो ऊपर आएगा डी एक्स, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो नीचे आएगा डी टी। तो ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो यहाँ से आ गया डी एस अपान डी टी, और डी एस अपान डी टी का क्या मतलब हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, यही चीज़ निकल रही है बराबर 12 गुणे, कह रहा है कि ये तब बताइए परिवर्तन की दर जब उसकी कोर की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो इस यक्स की जगह पे 12 लिख देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स अपान डी टी, और डी एक्स अपान डी टी का जो मान है वो निकल के आया है 8 एक्स अपान 3 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करिए, और 12 गुणे 8 अपान 3 इंटू 2 12 और 12 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर था। अब ये 2 बार 12 से ये 2 बार 12 जो है यहाँ पे कट जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा डी एस अपान में डी टी वो आ जाएगा 8 अपान में 3, किस में था ये सेंटीमीटर। अब चूँकि एरिया है तो स्क्वायर लगेगा, और अपान में कितना आ जाएगा 3, यस यानी कि टाइम सेकंड है। तो कहने का मतलब ये हुआ। तो जो उसके क्षेत्रफल में यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ, किसके सापेक्ष हुआ, समय के सापेक्ष हुआ, वो हुआ 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से इसमें परिवर्तन हुआ है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो चीज़ दी गई होगी उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, और जिसमें परिवर्तन की दर पूछेगा उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं है। तो ये है 6.1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2, 8/3। हाँ एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है ये। तो इस तरह से जो है इस सवाल को आपको लगाना है। एक और एग्जांपल लेते हैं और आगे जो है प्रोसीड करते हैं, और भी समझाने की कोशिश आपको यहाँ पे करते हैं। तो आपको समझना है बस ये 2-3 बातें आपको इसमें समझनी है, बाकी ये चैप्टर बेहद ही आसान है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो देखिए परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, सवाल को पढ़ के आप समझ चुके होंगे कि एक सर्किल है, उसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि वो परिवर्तित हो रही है। बढ़ने का परिवर्तन होने का मतलब होगा त्रिज्या में, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन होने का मतलब ये होगा या तो त्रिज्या बढ़ेगी या तो त्रिज्या घटेगी। तो यहाँ पे समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर दिया गया है किसके, त्रिज्या की। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल
किस दर से बढ़ रहा होगा जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की है। यानी कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी तो उस समय वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, यानी कि उसमें परिवर्तन की दर अच्छा बढ़ रहा है, ये पूछ रहा है। तो इस सवाल को पढ़ के आप कोई ये बात समझ में आ गई होगी कि वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया गया है, किसके सापेक्ष दिया गया है, समय के सापेक्ष दिया गया है। तो अगर वृत्त की त्रिज्या r होगी तो dr/dt दिया गया है। ये कहने का मतलब अब त्रिज्या का कोई अलग से तो फार्मूला होता नहीं, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि जो चीज़ दी गई है उसका फार्मूला लगाओ। तो भाई त्रिज्या का कौन सा फार्मूला आता है, तो त्रिज्या तो r है, यानी कि dr/dt दिया गया है यहाँ पे। आगे ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि की दर पूछ रहा है, परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यानी कि dA/dt पूछ रहा है, और जो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा उसको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करेंगे। लेकिन उस टाइम क्षेत्रफल में वृद्धि की दर पूछ रहा है जब त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो जब त्रिज्या 10 है तब की ये बात कर रहा है, तो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, जिसका मतलब त्रिज्या पहले कुछ रही होगी ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो चलिए इसको लगाते हैं इस सवाल को। तो क्या है कि यहाँ पे लिख देंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है, वृत्त की सर्किल की रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। तो माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो सवाल में हमें क्या दिया है, हमें सवाल में दिया है त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt दिया है, समझ चुके होंगे। r में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है। हमसे पूछा क्या है कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे माना वृत्त की त्रिज्या r है तथा क्षेत्रफल जो है वृत्त का यानी कि जो एरिया है वो है आपका a। एरिया क्या है, a है। अब हमसे पूछा क्या है, dA और अपान में dt पूछा है। कब, ये तब पूछा है जब r का मान कितना है, 10 है, तब ये चीज़ हमसे पूछी गई है। यही तो कह रहा है भैया, एरिया में परिवर्तन की दर बताओ किसके सापेक्ष होगा, ये नहीं कहा है। हमने आपको बताया है जिसके सापेक्ष में आगे हुआ होगा उसी के सापेक्ष में आगे भी आपको करना है। तो प्रति सेकंड है यानी कि समय के सापेक्ष दिया गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब हमारी वो बात याद करिए, हमने आपको क्या बताया है कि जिसमें परिवर्तन की दर पूछेगा उसका फार्मूला लगा के उसको डिफ्रेंशिएट करो, जो दिया गया है उसका भी फार्मूला लगा के डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे रेडियस में परिवर्तन की दर दिया गया, तो रेडियस को क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका कोई फार्मूला होता नहीं है। तो dr/dt दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाएगा, पाई r² होता है। तो डिफ्रेंशिएट करिए t के सापेक्ष, dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट d/dt ऑफ r²। dA/dt नहीं पता है, यही चाहिए ही हमें। dA/dt बराबर पाई इंटू r का स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2r होगा, इंटू dr/dt। क्यों dr/dt, क्योंकि r में फंक्शन है, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसमें फंक्शन नहीं है, तो ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से बताइए dA/dt किसके बराबर हो जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू r इंटू dr/dt किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से हमारा निकल चुका है dA/dt बराबर 3 दूनी 6 पाई r यानी कि 6 पाई r। लेकिन कह रहा है कि dA/dt तब बताइए जब रेडियस कितनी है, 10 है, यानी कि r का मान 10 रखना है। तो dA/dt बराबर 6 पाई इंटू में 10 इक्वल टू 60 यानी कि 60 पाई सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि मात्रक को भी लिखना पड़ेगा। तो एरिया क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति किसके सापेक्ष हुआ, समय के सापेक्ष, तो प्रति सेकंड। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी पर बेस्ड होने वाला है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं और आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये कहा गया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है। आगे क्या है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर प्रति क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। यानी कि गुब्बारे में गैस भरी जाती है और किस रेट से गैस को भरा जा रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 900 सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वॉल्यूम की बात की जा रही है। प्रति सेकंड, 1 सेकंड में, यानी कि गुब्बारे के अंदर पंप से जो हवा भरी जा रही है वो 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब भरी जा रही है। तो इसका मतलब गुब्बारे में उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, उसके आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। भाई गुब्बारे में हवा जाएगी तो उसका गुब्बारा फूलेगा, और जब गुब्बारा फूलेगा तो उसका आकार बदलेगा, तो आकार यानी कि उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। और यहाँ से वैसे भी आप देख के समझ सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम की वो बात कर रहा है। तो ये वॉल्यूम में परिवर्तन की दर दिया गया है। तो अगर वॉल्यूम b होगा तो dv/dt दिया गया है। ठीक, कैसे पता dt है, क्योंकि समय के सापेक्ष हो रहा है। आगे, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि गुब्बारे की जो त्रिज्या है उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करिए जब त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो अगर त्रिज्या r है तो गुब्बारे में परिवर्तन की दर dr किसके सापेक्ष, dt। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि जिसके सापेक्ष ऊपर होगा उसी के सापेक्ष नीचे होगा। तो कुल मिला के हमसे dr/dt पूछा गया है, जबकि dv/dt हमको दिया गया है। तो वही बात फिर से आ गई घूम के यहाँ पे कि जो चीज़ दी होगी उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो निकालना होगा उसको तो डिफ्रेंशिएट करना ही करना है। तो दोनों केस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपको पता ही है। फार्मूला लिख के डिफ्रेंशिएट करेंगे, याद रहे आपको। तो रेडियस का तो कोई फार्मूला नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम का फार्मूला होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि माना गोलाकार जो गुब्बारा है उसकी त्रिज्या r है और उसका आयतन v है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे कि माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r है तथा उसका आयतन क्या है, v है, आयतन भी है। अब क्या क्या दिया है, तो हमको दिया है dv/dt, यानी कि वॉल्यूम में परिवर्तन की दर दिया है 900 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये तो दिया है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यही है वो। आगे ध्यान से सुनो, ये चीज़ तो हमको दी गई है, अभी इसका यूज़ करेंगे आगे चल के। और हमसे रेडियस में परिवर्तन की दर पूछा है, यानी कि dr/dt पूछा है, लेकिन कब, जब r का मान 15 सेंटीमीटर है तब ये चीज़ हमसे पूछी गई है, ये हमसे निकालने के लिए बोला है। तो ये दो बातें आपको फोकस करनी है। तो अब बताइए मुझे, जो दिया गया है उसका फार्मूला लगा के उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो यही काम सारे क्वेश्चन में लगभग यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो चूँकि आयतन भी बराबर होता है, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन क्यों, क्योंकि गुब्बारा गोलाकार है। गोले का आयतन v बराबर 4/3 πr³। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो समय के सापेक्ष करेंगे, तो यानी कि t के सापेक्ष परिवर्तन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, परिवर्तन नहीं, अवकलन करने पर, परिवर्तन करने भी अगर बोल दिया हो तो गलत नहीं है वो। तो यहाँ पे आ जाएगा dv और अपान में क्या आ गया, dt बराबर 4/3 तो कांस्टेंट हो गया, पाई भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो d/dt करना पड़ेगा किसका, r³ का, किसका, r³ का। भाई कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो यहाँ आया dv और अपान में क्या, dt बराबर 4/3 इंटू पाई, और इसका 3 इंटू r² इंटू dr/dt। क्यों dr/dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, फंक्शन r में है, मैच नहीं कर रहा। जब भी मैच नहीं करेगा तो इस तरह से एडिशनल चीज आएगी। तो 3 से 3 कट गया यहाँ पे, और dv/dt का मान कितना दिया गया है, 900। देखिए यहाँ पे dv/dt की जगह पे 900 रख देंगे, तो यहाँ पे 900 बराबर कितना आ गया बताइए। उसके बाद 3 से 3 कट गया, तो कुल मिला के आएगा 4 πr²
डी आर अपान में डी टी। हमें डी आर अपान में डी टी चाहिए, तो डी आर अपान डी टी किसके बराबर होगा बताइए? तो 900 अपान में 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर में बचा क्या? डी आर अपान में क्या? डी टी। अब इसको सीधा करके लिखिए सबसे पहले, तो सीधा करके लिख लेंगे यहाँ पे इसको। तो जब इसको सीधा करके लिखेंगे तो डी आर अपान में डी टी बराबर 900 अपान में 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। लेकिन हमसे कहा है कि उसके रेडियस में समय के साथ उसके रेडियस में समय के सापेक्ष परिवर्तन तब निकालिए जब रेडियस उसकी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि आर बराबर 15 रखने पर। तो डी आर अपान में डी टी कब? जब आर का मान कितना है? 15 है, तब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 900 अपान 4 इंटू पाई इंटू आर। 15 है तो 2 बार 15 हुआ, इसको काटना स्टार्ट कर दीजिए। जब 15 से काटेंगे इसको, अगर 5 से काट लेते हो तो 5 से ही काट दिए, ज़्यादा सही है। तो 5 तिहाई 15 और इसको काटेंगे 5 1 5 40 हुआ, 5 8 40, 180 हो गया। 3 से 180 कटेगा तो 60 आ जाएगा, 15 से 60 कटेंगे तो 4 आ जाएंगे, 4 से 4 कट गया। तो डी आर अपान में जो डी टी आया वो हमारा क्या आया है? डी आर अपान में डी टी। लेकिन कब? जब आर का मान है 15, तब उस केस में हमारा आंसर आ गया 1 अपान पाई। अब चूंकि रेडियस है तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखा जाएगा, लेकिन किसके सापेक्ष? सेकंड के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हमारा आ गया 1 अपान में क्या? पाई, सेंटीमीटर प्रति में क्या? सेकंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो उस गुब्बारे के त्रिज्या में परिवर्तन की जो दर है समय के सापेक्ष वो है 1 अपान पाई। लेकिन कब? जब त्रिज्या उसकी 15 सेंटीमीटर हुई होगी तब। तो इस तरह से हम लोग लगा लिए इस क्वेश्चन को। ये था क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर लास्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली होगी वो होगी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे। तो एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में निपटाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि वरना यहाँ पे क्लास बड़ा हो जाएगा और आपको समझ में भी आनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल पे। आज के क्लास का 5वां सवाल और अंतिम सवाल है। उसके बाद ऐसा नहीं कि ये सवाल नहीं कराएंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी यानी कि तीनों मिला के तीनों टॉपिक से, उसको हम लोग यहाँ पे आगे के कुछ लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, इस छोटे से टॉपिक पर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर ये लास्ट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। यानी कि एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, उसको एक दीवार पर लगा दिया गया है। उसके बाद सीढ़ी को नीचे से खींचा जा रहा है और खींचने की जो दर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो भाई अगर कोई भी सीढ़ी किसी दीवार पर खड़ी होगी और नीचे से उसको खींचेंगे, जब नीचे से सीढ़ी के निचले हिस्से को हम लोग खींचेंगे तो जो हिस्सा सीढ़ी का दीवार पर है वो धीरे धीरे दीवार से कहाँ आएगा? नीचे आएगा, यानी कि उसकी लेंथ घटेगी, परिवर्तन होगा उसमें। तो वही हमसे पूछा है कि जब ये चीज़ किया जा रहा है तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी कि दीवार से सीढ़ी के ऊपरी हिस्से की जो ऊंचाई वो घटेगी, किस रेट से घटेगी, वही हमसे पूछा है। तो अगर हम लोग मानेंगे कि दीवार की ऊंचाई y है तो dy अपान dt हमसे पूछा गया है। क्यों dt पूछा गया? क्योंकि समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो समय के सापेक्ष हमसे पूछेगा भी। तो सवाल आपको समझ में आ गया है। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो चित्र के माध्यम से और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि ये आपकी ज़मीन हो गई और ये आपकी दीवार हो गई और ये आपकी सीढ़ी हो गई। ये सीढ़ी, ये दीवार है, ये आपकी सीढ़ी हो गई और ये आपका हो गया ज़मीन। ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है? C है। तो यहाँ पे समझिए बात को, B जो है वो सीढ़ी का निचला सिरा है और C सीढ़ी का ऊपर वाला सिरा है। तो सीढ़ी की निचले सिरे को यहाँ से ऐसे खींचा जाएगा, तो जब यहाँ से खींचा जाएगा तो ये चीज़ नीचे आएगी। तो उसी के नीचे आने की हमको
परिवर्तन, यानी कि जब नीचे आएगा तो डिस्टेंस कम होगी ना, दीवार से उसके ऊपरी हिस्से की डिस्टेंस क्या होगी, घटेगी। तो वही घटने में जो घट रही है उसके परिवर्तन की दर हमसे पूछी गई है। तो हम मान लेंगे कि सीढ़ी जो दीवार पर लगी है तो दीवार की ऊंचाई कितनी है, यानी कि y मीटर की ऊंचाई पर सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा है, या ऐसे कर देंगे कि दीवार की ऊंचाई जो है वो y है, ऐसे कर देंगे। कैसे भी यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि माना दीवार की ऊंचाई कह सकते हो, या फिर सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा, ऐसे लिख देंगे आगे, सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा जो कि दीवार पर है, तक की ऊंचाई क्या है, y मीटर है। यानी कि ये लेंथ हम लोग मान लेंगे कितनी है, y है। तथा दीवार से निचले सिरे की दूरी x मीटर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से निचले हिस्से को खींचा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर निचले हिस्से की दूरी x सेंटीमीटर है, ये पूरी x है, और x को खींचा जा रहा है, ऐसे यहाँ से खींचेंगे तो ये दूरी में परिवर्तन होगा ना, इसमें परिवर्तन होगा ना। तो इसका मतलब dx/dt दिया गया है। यहाँ से dx/dt का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर है और प्रति में सेकंड है। ये dx/dt दिया गया क्योंकि ये x लेंथ है और यहीं से हमको खींचा जा रहा है, तो इसमें परिवर्तन होगा ना। और हमसे पूछा क्या है कि ऊपरी हिस्से में क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी कि dy और अपान में क्या पूछा जा रहा है, dt। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो dy/dt पूछा जा रहा है, लेकिन कब, जब सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 4 मीटर दूर चला गया हो, यानी कि इस तरह से खींचा गया हो ये कि जब एक सिचुएशन ऐसी आई रही होगी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 होगी, तो उस टाइम पे जो है हमसे पूछा गया है कि सीढ़ी ऊपर से खिसक कर नीचे कितना आई होगी, यानी कि दूरी कितना कम हुआ होगा। तो ये चीज़ हमसे पूछा गया जब x का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, सीढ़ी की लंबाई दी गई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 5 मीटर पूरा। ये है सीढ़ी की लंबाई, BC सीढ़ी की लंबाई है। यहाँ पे लिख देते हैं BC जो है वो क्या है, सीढ़ी की लंबाई है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये 4 होगा, तो ये 4 है, ये 5 है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे AC की वैल्यू को निकाल लेते हैं, यानी कि y का मान यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, इन शॉर्ट बोलेंगे PGT, पाइथागोरस प्रमेय से। हिंदी में लिखना था, चलो कोई बात नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो प्रमेय से ये दूरी AB 4 दिया गया है, x का मान 4 है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण है 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, y है, y का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार हमारा है x का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर y स्क्वायर निकालना है हमको, नहीं पता है, और x का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर इधर हो गया, तो इधर आ जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हुआ, और बराबर में y का स्क्वायर हुआ, तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 9 बराबर y का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट y बराबर आ जाएगा हमारा क्या, 3। y का मान कितना आ गया, 3। y का मान 3 आ चुका है। अब हम लोग
फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, दोबारा एक बार फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि y की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, अभी देखिए पड़ेगी यहाँ पे। तो y का मान हमने निकाल लिया, y का मान पता हो गया और x का भी मान पता है। अब पुनः प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही जब ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो लगाएंगे अगेन बाई PGT। तो PGT क्या है, यानी कि पहले सीढ़ी में या सीधा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से बताइए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर, ये दूरी है y का स्क्वायर प्लस इधर है x का स्क्वायर, इसको सीधा लिखते हैं। तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस में x का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर 25 हुआ, x स्क्वायर को भी इधर लेके आएंगे, पर सीधा करके लिख देंगे इसको। अगर आपको यहाँ पे ना समझ में आया तो यहाँ पे लिखिए 25 बराबर y का स्क्वायर प्लस में क्या x का स्क्वायर, हमें चाहिए y का स्क्वायर क्योंकि हमें dy/dt निकालना है, ठीक। तो इसलिए एक तरफ y करिए। तो अब यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा d/dt, फिर y का स्क्वायर बराबर d/dt, फिर यहाँ आ जाएगा 25 माइनस में x का क्या है स्क्वायर। तो चलिए भाई आगे डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं यार, फालतू जगह छकाया हुआ है। चलिए तो d/dt ऑफ y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, इंटू में आ जाएगा आपका dy में क्या dt बराबर, इधर 25 का तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस इधर 2x इंटू dx और अपान में क्या dt, तो 2y dy और अपान में क्या dt बराबर, इधर आ जाएगा माइनस में 2x dx और अपान में क्या dt। अब dy/dt चाहिए ना, तो इसको यहाँ पर रोक लेंगे। तो dy/dt इज इक्वल टू माइनस में 2x इंटू dx अपान dt का मान पता है कितना है, कहाँ लिखा हूँ, ये है 2 है, और ये चीज़ 2y इधर आएगी तो नीचे हो जाएगी 2 इंटू y, और dy/dt तब चाहिए जब x का मान कितना है 4 है। तो यहाँ से x का मान रख देंगे, y का मान सबका मान यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए भाई रखते हैं वैल्यू यहाँ से, तो dy और अपान में dt बराबर में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2 गुणे x का मान कितना है 2, यहाँ से x का मान 2 नहीं सॉरी, x का मान कितना यहाँ पे 4 है, x का मान 4 है, dx अपान dt का मान 2 है जो कि यहाँ पे रख दिया गया है, इंटू 2 अपान में 2 गुणे y का मान कितना निकल के आ गया 3, काट इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट गया, तो आ जाएगा माइनस में 8 बटे में क्या 3, और माइनस दिखा रहा है कि घट रहा है, माइनस से क्या पता चलेगा घटा, यानी कि dy और अपान में dt का जो मान आया वो 8/3 आया, लेकिन माइनस में आया। तो इसका मतलब है कि जो दीवार की जो मतलब ऊपरी हिस्से की जो लेंथ है जो घट रही है, माइनस में आया, इससे पता चल रहा है कि लेंथ घट रही है, ऊपर नहीं जा रही बल्कि क्या हो रही है घट रही है, यानी कि दूरी कम हो रहा है, इसीलिए क्या आ गया है माइनस आ गया। तो माइनस 8/3, तो आंसर तो 8/3 ही आएगा, आंसर आएगा 8/3 ही, माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस हमको बता रहा है कि ये घट रहा है। तो जो 8/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से दूरी जो होगी दीवार की वो कम होती चली जाएगी। तो 8/3 मीटर प्रति सेकंड आपको लिखना पड़ेगा, इस दर से दीवार की लंबाई या ऊंचाई जो है वो क्या हो रही है कम हो रही है। तो इस तरह से इसको लगाना था, समझ गए ना आप लोग। तो सब कुछ आ चुका है, नीचे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो यहाँ कहीं लिख देते हैं, यहाँ पे तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है। तो dy/dt का जो मान है वो माइनस में 8/3 आ चुका है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ चुका है वो आ गया है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं था तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो dy और अपान में dt कब, जब निचला सिरा खिसक के 4 मीटर की दूरी पर गया होगा, तो जो आंसर आया है वो माइनस में 8/3 आया है। लेकिन आंसर प्लस में लेना है क्योंकि माइनस हमको बता रहा है कि
ये घट रहा है बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे लिख देंगे मीटर प्रति क्या सेकंड, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 8/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। अब इसके आगे जो क्लासेज होंगी वो होंगी हमारे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे, साथ ही साथ मैक्सिमम एंड मिनिमा पे। तो उनके भी कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार से हम लोग करेंगे, और जैसे एग्जांपल कंप्लीट हो जाते हैं तो और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे जो आज तक पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर से, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ के हमारे तीनों चारों लेक्चर जो डिफ्रेंशिएशन पर बने हुए हैं उनको आप जरूर देखें। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें।